बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड सरकार द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा को लेकर के। आप जानते हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में जातीय जनगणना भी एक मुद्दा रहा। तमाम सारी वो पार्टियां जो मंडल कमीशन की जब सिफारिशें लागू हुई थी उस समय साथ में नहीं खड़ी थी, उन्होंने भी जातीय जनगणना के महत्व को समझा और उसको लेकर के तमाम सारी घोषणाएं करने का काम किया। बिहार के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने की जातीय जनगणना की घोषणा की है। वो एक कार्मिक और प्रशासनिक सुधार जो विभाग है उसके माध्यम से ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर के तुरंत कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। जो प्रक्रिया है, किस तरीके के वहां पर प्रक्रिया होगी उसको लेकर भी अभी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन एक सरकार की यह इच्छा शक्ति बतलाता है कि वो सरकार जनता के जो भागीदारी के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के ऊपर वो एंगेज करने को तैयार है, वो उसके बारे में विचार करने को तैयार है। जातीय जनगणना का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण तब बन गया था जब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर इसका विरोध नहीं किया। और तब उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके का प्रेशर बन रहा है पूरे देश के अंदर, जो अलग-अलग जाति समूह हैं, उनके जो अपने संगठन हैं, वो जिस तरीके का दबाव बना रहे हैं और जिस तरीके से सोशल जस्टिस का मुद्दा एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, तब ये उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव के पहले ही केंद्र सरकार इस संबंध में कुछ घोषणा करेगी। लेकिन उसने घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं समझी, हालांकि उसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। आज हम बहुजन संवाद में अपने पैनलिस्टों के साथ में इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि इसका क्या असर होने वाला है। क्योंकि स्पष्ट तौर पे कहा जाता है कि जातीय जनगणना होगी, जो हर जाति के समूह की कितनी संख्या है इसकी जब जानकारी होगी तो उस समूह को उतनी भागीदारी देने के बारे में जो है प्रश्न खड़ा होगा। और वो प्रश्न आरक्षण के साथ में जुड़ा होगा। वो शिक्षा में आरक्षण, वो नौकरियों में आरक्षण, वो तमाम सारे जो है व्यवस्थाएं हैं शासन की उसके अंदर आरक्षण को लेकर के होगा। इस बीच में आपने ये भी खबर सुनी होगी कि बिहार के अंदर जो 65% के आरक्षण की बात हुई थी उसके ऊपर फिर से एक बार रोक लग गई है। ये भी एक खेल बहुत जबरदस्त चलता है इस देश के अंदर, कि सरकारों के द्वारा घोषणा की जाती है, फिर कोर्ट के द्वारा रोक लगाई जाती है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचता है और जो है सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इंटरप्रेट करने का काम कर चुका है। इसके बावजूद भी आपको मालूम है कि जब विल रहता है, मतलब जैसे हम दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर देखते हैं, विशेष तौर पे हम तमिलनाडु के अंदर देखते हैं, जब पॉलिटिकल विल है तो वो जो एक लिमिट है जो सर्वोच्च न्यायालय में निकाल लगाई है, उसको भी क्रॉस करने के तमाम सारे रास्ते निकल जाते हैं, जो जायज भी है, सही भी है, सामाजिक भागीदारी के हिसाब से वो महत्वपूर्ण है। हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में राकेश रंजन जी जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सूरज मंडल जी प्रोफेसर साहब हैं। ये सब जो चेहरे हैं ये देश के जाने माने वो चेहरे हैं कि जो सोशल जस्टिस की फोर्सेस के साथ में खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पूरे सिस्टम के लोग हैं जिसे कहा जाता है कि जो मनोवाद के साथ में खड़े हुए हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि राकेश रंजन जी से कि इसे जो उन्होंने किया है, जो झारखंड की सरकार ने जो ये घोषणा की है, तो ये ठीक है कि उनका वायदा था। लेकिन तमाम सारी सरकारें हैं विपक्ष की, उन्होंने उसके अंदर वो लीड नहीं ली। जब आरजेडी और साथ में थे जेडीयू तब बिहार के अंदर ये फैसला हुआ था, अब ये झारखंड के अंदर फैसला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी? इसमें लगभग कितना समय लगेगा? इसमें कौन-सी इसकी खास चुनौतियाँ आप देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि ये सरकार के अस्तित्व को ही चुनौती देने का काम जो है वो भाजपा करती रही है। अगर उनका बस चलता तो जो उन्होंने किया था कि हेमंत सोरेन को जेल के अंदर भेजने के बाद में भाजपा अपनी सरकार बनाना चाहती थी। जो खरीद-फरोख्त उसने महाराष्ट्र में की थी, वही खरीद-फरोख्त करना चाहती थी। लेकिन ये फ़ख्र की बात है कि
जो आदिवासी विधायक हैं या एक झारखंडी विधायक हैं वो उस तरीके से बिके नहीं जैसे महाराष्ट्र के विधायक बिक गए थे। तो राकेश रंजन जी आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रही। जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जुड़ने का आपने मौका मुहैया कराया है। तो पहली बात तो यह है कि जो आपका सवाल है कि जो जातीय जनगणना की बात है और जो सरकार ने फैसला किया है कराने का, जो यहाँ की झारखंड की सरकार है, तो कब से शुरू होगा इस पर तो थोड़ा सवाल है, कुछ संशय के बादल भी हैं, क्योंकि अभी सरकार ने फैसला कर लिया है, लेकिन करना जिस कार्मिक विभाग को है उसको तय करना है कि किस तरीके से होना है। क्या बिहार का जो फार्मूला अपनाया गया था उसी के तरीके से यहाँ हो, तो फिर वो आएगा, फिर वो प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर उस पर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कब से शुरू होगा, क्या होगा, कब रिपोर्ट आएगी, नहीं आएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है सरकार के साहस का, ठीक है ना। जो यहाँ चंपई सोरेन की सरकार है, वादा तो ठीक है इंडिया गठबंधन ने किया था और देश स्तर पर बातें हुई थी, और खासतौर से हर एक राज्य से अगर झारखंड से भी यह बातें कही गई थी, बिहार में तो हो ही चुका था। फिर राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम देश स्तर पर भी कराएंगे, और चुनाव के समय में आपने देखा होगा कि भाजपा ने इसको किस तरीके से उसको प्रचारित करने की कोशिश की, और जो होता है राजनीति में जो लाभ हानि का जो खेल होता है। तो सबसे पहले तो हम खासतौर से व्यक्तिगत रूप से मैं जो है चंपई सोरेन सरकार को इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो झारखंड की परिस्थितियां हैं, ठीक है ना, और जो समीकरण होता है, जो वोट का हिसाब किताब होता है, चाहे वो इंडिया में रहते हुए जेएमएम का वोट बैंक का हिसाब किताब हो, या फिर बीजेपी का अपना जो एनडीए के आंसू के साथ रह के जो हिसाब किताब है, तमाम जो गणना के बाद जो जातीय गणना के परिणाम आएंगे, उसके बाद जो समस्या उत्पन्न होने वाली है पार्टियों के सामने, किसके समक्ष क्या होना है नहीं होना है, फिर इस पर भी कभी चर्चा हो जाएगी और ये अलग सवाल बनता है। लेकिन बावजूद इसके चंपई सोरेन सरकार ने जो फैसला लिया है, तो यह बहुत जो है माने दिलेरी भरा फैसला, हिम्मतपूर्ण फैसला है, ठीक है ना। चूंकि आप देखेंगे कि अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसके परिणाम आए हैं, इससे पहले आप अगर चलेंगे 19 में, तो 19 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भाजपा ने एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2 सीटें आई थी 14 में, जो है एक जेएमएम के खाते में थी, एक कांग्रेस के खाते में थी। तो 12 सीटें तो एक आसू के साथ ले गई थी, जो आसू का जो ग्रेडी सीट होता था उसको लेकर के, तो 12 सीटें थी। इस बार जो स्थिति हो गई यहाँ पर भाजपा की स्थिति, और जो भाजपा की स्थिति 19 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे, और फिर विधानसभा तुरंत हुए विधानसभा चुनाव में देखेंगे, तो उस प्रदर्शन से जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद एनडीए यहाँ पांव पैदल हो गई थी, राज्य सरकार से विदा हो गई थी। रघुवर दास रहते, क्योंकि रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री झारखंड के होते थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। संजोग से हेमंत सोरेन भी उसी दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन आपने कहा ही जो होते हैं, जो कानूनी दाव पेच है अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, कुर्सी छोड़नी पड़ी है, उनका जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो सका, अभी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है। तो अब जब आएंगे ताजा लोकसभा चुनाव परिणाम पर, तो जो समीकरण देखेंगे और तमाम बातें हैं, उसमें आप देखेंगे कि भाजपा को खास करके यहाँ के जो आदिवासी मतदाता है उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ जो सुरक्षित सीटें जो है खासतौर से आदिवासियों के लिए, वो जीती सीटें भी भाजपा हार गई है, ठीक है ना। उसमें आपको खूंटी सीटें हैं, केंद्रीय मंत्री हारे हैं, अर्जुन मुंडा हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा लोहरदगा सीट है, तमाम दुमका सीट देख लीजिए जो आयात करके ले गई थी बीजेपी, यहाँ से शिबू सोरेन की बहू ही होती थी, उनको हार का सामना करना पड़ा है। जबकि दुमका सिटिंग सीट था बीजेपी का, उस समय शिबू सोरेन वहां से हारे थे, वहां सिटिंग एमपी का टिकट काट करके इनको दिया गया सीता सोरेन को। तो ये तमाम बातें हैं। अब आप यहाँ देखेंगे जो जातीय गणना का फैसला है उसमें बड़ी दुविधा भाजपा के समक्ष होने वाली है। क्योंकि आप बिहार में देखे होंगे जिस समय हुआ था, जो फैसला लिया गया था, तो भाजपा सीधे तौर पर तो माने नकारात्मक रूप से नहीं आई कि ना हम नहीं ही मानते हैं इसको, नहीं हो ऐसा कुछ हो, लेकिन दबी जुबान से स्वीकारा था। लेकिन यहाँ है कि कुछ ऐसा माने
द्व्यर्थी संवाद करने से काम नहीं चलने वाला है। आपको खुले तरीके से सामने आकर के यह बताना होगा कि भाई आप जातीय गणना के समर्थक हैं, पैरोकार हैं कि नहीं है, जो सरकार का फैसला है आप उससे सहमत हैं कि नहीं है। क्योंकि भाजपा के साथ स्थिति है कि आदिवासी वोट जो उनके खाते से निकल रहा, उनके साथ जो भी हो रहे थे, जो लोकसभा चुनाव परिणाम के संकेत हैं, तो विधानसभा में अगर यही स्थिति रही तो बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है। भाजपा भी इस बात को समझ रही है। इसीलिए आप देखे होंगे कि अभी जो थर्ड, जो मोदी सरकार तो नहीं कहिए, एनडीए की सरकार कहिए, एनडीए की सरकार में भी जो मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिली है उसको आप तरीके से देख लीजिए तो किन लोगों को हिस्सेदारी झारखंड से मिली है। आदिवासी तो नदारद है यहाँ, ठीक है ना। ओबीसी पर उन्होंने दाव खेला है। आपको डरमा से जो महिला होती है अन्नपूर्णा देवी, उनको रिपीट करना हो या फिर संजय सेठ को रिपीट कर ले लेना हो, नया चेहरा हो, रांची से जो सांसद होते हैं, तमाम बातें हैं। किसी आदिवासी बिरादरी के तो किसी लोगों को नहीं लिया गया, ऐसा तो नहीं है। आप बना सकते हैं, ठीक है आपके सांसद नहीं है तो भी कई रास्ते हैं, कई उपाय हैं, ठीक है, उसको भी आप छोड़ दीजिए। तो ओबीसी मतों के जो भरोसे हैं वहां पर, तो आज की तारीख में अगर चंपई सोरेन सरकार ने यह दिलेरी दिखाई है और जो जातीय गणना का आंकड़ा है वो जब आएगा तो आएगा, लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ से रहते हुए देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड में मैंने लंबा समय दिया है और संयुक्त बिहार के समय से ही पत्रकारिता में रहा हूँ, पटना से फिर बहुत भागते दौड़ते इधर उधर जो होते रहता है वहाँ, तो यहाँ भी हम 20 साल से ज्यादा समय से हैं और कई सरकार बनते बिगड़ते, कई चुनाव देखे हैं और तमाम बातें हुई है। तो उसमें यह तो तय है कि जो यहाँ की आबादी है उसमें ओबीसी आबादी जो है 50% से अधिक आबादी हो जाएगा। और खास तौर से आप अगर आइएगा तो यहाँ जो कुर्मी बिरादरी को जो नजरअंदाज करने की बात है, जो यहाँ कहा जा रहा है ना कि आसू को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया तो आसू नाराज चल रही है। खैर उनका अपना अंदरूनी मामला है और उनका वो जो दोस्ती में वो सब चलते रहता है, होता है ना कि प्यार मोहब्बत का है उनका तरीका है, कभी रूठना कभी नाराज होना, फिर वो जो चलता है वो चलते रहता है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो स्थिति बनी है तो कुर्मी बिरादरी का दावा रहा है कि यहाँ कम से कम हम 7 से 8 सीट पर हमारा लोकसभा में हम दबदबा रखते हैं, 30-32 सीट विधानसभा में दबदबा रखते हैं। ठीक है, यह कहने की बातें हैं। अगर जातीय गणना हो जाएगी यहाँ पर तो बातें तो खुलकर सामने आ जाएगी। तो बातें खुलकर जब सामने आएगी तो फिर अधिकाधिक हिस्सेदारी की भी बात बन जाएगी। आसू भी दावा करेगी ना कि भैया हम तो कुर्मी पार्टी के नेता हैं, उनकी जाति की राजनीति करते हैं, या कुर्मी बिरादरी के और भी जो संगठन है, समाज है, उनके लोग आएंगे, आगे आएंगे, अभी नए चेहरे भी आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं। तो उस हिसाब से तो फिर तो वहां जो बिखराव होगा उसका लाभ हानि है, क्या मिलना है नहीं मिलना है। और दूसरी बड़ी दुविधा यह भाजपा के समक्ष होनी है कि जिस आसू पार्टी के सहारे है, साथ में है, लोकसभा में तो ठीक 1 सीट देकर है, लेकिन विधानसभा में आसू के बगैर बात बनती नहीं है। वो पिछला विधानसभा चुनाव में देखा भी गया था, जब आसू साथ नहीं लड़ी थी तो भाजपा तो पांव पैदल हुई, सत्ता से बेदखल हुई, आसू का भी बहुत अच्छा हाल नहीं हुआ, बुरा हाल हुआ। मतलब कहने का आशा है कि एक दूसरे के पूरक हैं, चलते रहते हैं, अपना साथ में है, जिस तरीके से करना है बनना है। तो वह आसू पार्टी जो है जातीय गणना का पैरोकार रही है, वो सर माने एनडीए में रहते हुए वह कहती रही है कि भैया यहाँ जातीय गणना हो। तो भाजपा को तय करना है कि सरकार का जो फैसला है उसके साथ होती है या नहीं होती है, क्योंकि इसके राजनीति जो परिणाम होने हैं और जो बातें हैं, और जो जहां तक आप सकारात्मक या नकारात्मक की बात करेंगे तो हम तो कहते हैं कि चंपई सोरेन सरकार का बहुत ही सकारात्मक फैसला है और होना ही चाहिए। और जिस तरीके से बातें हो रही है, बिहार से बात अगर आगे बढ़ी है और फिर झारखंड पहुंची है, झारखंड चूंकि आप सब लोग जानते ही हैं कि दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां फिर जातीय गणना की बात होगी, और फिर कितने पुराने समय से नहीं हुआ है, सब कुछ मामला है, तो फिर आएगा जो जी। रंजन जी, हम आपके पास में फिर से आते हैं, एक प्राथमिक टिप्पणी जो हमारे अन्य पैनलिस्ट हैं उनके साथ ले लेते हैं। मैं शैलेंद्र कुमार जी के पास में आता हूं और उनसे मैं जानना चाहूंगा कि जब यहाँ पर हो गया और मान लीजिए जैसे बिहार में था, वहां पे भाजपा ने विरोध नहीं किया था, यहाँ पर भी अभी खुल करके विरोध करने की स्थिति तो होगी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी चलाना है तो विरोध तो खुल के कर ही नहीं सकते हैं। तो ये आगे किस दिशा में जाते हुए जाति का मुद्दा आपको दिखलाई पड़ रहा है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर? क्या इंडिया गठबंधन की और जो जगह सरकारें हैं क्या वो उन्हें लागू करने का काम करेंगी? कहा जाए कि जैसा अभी रंजन जी ने कहा, क्या हिम्मत वो दिखाएंगी कि जो उनका कमिटमेंट था
जो है भले ही लोकसभा में मैंडेट नहीं मिला, लेकिन जो है जब कमिटमेंट है तो अपने जहां पर अपना सरकार है वहां पर तो उन्हें जाति जनगणना कराना ही चाहिए। ये एक तरीके के मॉरल बाइंडिंग भी है, पॉलिटिकल बाइंडिंग भी है। तो आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिखलाई आपको पड़ रहा है? और भारतीय जनता पार्टी केंद्र से कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करेगी? क्या वो भी इस विकल्प के बारे में विचार करेगी? मुझे लगता है कि शैलेंद्र जी का जो है वो चला गया है कनेक्शन। ये डिजिटल इंडिया की बड़ी भारी समस्या है। लेकिन जो है हम उम्मीद करते हैं, अभी हमारे साथ में जो है प्रोफेसर सूरज मंडल जी जुड़ गए हैं। तो मैं जो मेरा सवाल था वही सवाल मैं लेता हूं आपसे सूरज मंडल जी, कि आप कैसे आप देखते हैं अन्य राज्यों को, आप किस तरीके से देखते हैं? वहां पर क्या वो चंपई सोरेन का जो उन्होंने निर्णय किया है, क्या उसको वो फॉलो करेंगी? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कैसे रिएक्ट करेगी? जी डॉक्टर सूरज मंडल जी, इस बीच में धर्मेंद्र कुशवाहा जी जुड़ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी बोलिए। आवाज बंद हो गया, देखो तो ऑफ हो गया। नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सूरज जी, ये आवाज आ रही है आपकी। हाँ थोड़ा 1 मिनट डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है यहाँ पर, आप सुनिए, आपसे सुनने की कोशिश मत करिए। सुनते हैं, मुझे लगता है कि उनका भी कुछ नेटवर्क का इश्यू है। जी उनका भी नेटवर्क का कुछ इश्यू है। अब धर्मेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी से मैं वही सवाल ले लेता हूँ। देखें जी धर्मेंद्र कुशवाहा जी, आप बताएं, है ना? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन संवाद के सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने जो एक शासित कदम उठाकर पिछड़ों के हित में एक जाति जनगणना का फैसला कराने का किया है, इसके लिए सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो उन्होंने, उनकी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेगा और लोगों को भागीदारी मिलेगी। दूसरी बात, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि देखिए ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है। पूरे देश में ये आवाज उठने लगी है कि देश में जाति गणना होना चाहिए, उनका आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, उनके शैक्षणिक सर्वेक्षण होना चाहिए, उनके सामाजिक सर्वे होना चाहिए। वो सभी जगह पे उठने लगी। उसका सबसे पहले सामाजिक न्याय की धरती बिहार से शुरू हुआ और उसके लगा हुआ राज्य झारखंड में भी कल ऐसा ऐतिहासिक फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। और निश्चित ही ये कदम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचित सवर्ण समाज के लोगों के लिए, उनको सबको ये भागीदारी का एक रास्ता खुलेगा। निश्चित ही जिस प्रकार से लगातार उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो बार बार हिस्सेदारी के नाम पर रोकने का काम किया जा रहा बिना डाटा की, वो जब डाटा कलेक्ट होगा तो हर प्रदेश से ये लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और निश्चित रूप से जातिगत जनगणना के आधार पर सभी लोगों को एक एक चीज पर, एक एक वस्तु पर सबका हक होगा। मेरा तो यही कहना है। जी शुक्रिया धर्मेंद्र जी। सूरज मंडल जी आ गए हैं। सूरज मंडल जी, आप थोड़ा सा बताएं, आप जो है इसको किस तरीके से देखते हैं? शासक फैसला है, ये बात ठीक है, इसका लाभ होगा, ये भी बात ठीक है, लेकिन इसका पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर आप देखते हैं? आने वाले समय में पॉलिटिक्स में क्या उसके ऊपर असर आएगा? जी डॉक्टर सूरज, मुझे लगता है वो अभी उसमें ही उलझे हुए हैं, अपने आवाज के चक्कर में ही जो है बड़ा दिक्कत है। दिल्ली के अंदर भी अगर ये स्थिति रहे और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये स्थिति रहे, मुझे लगता है कि शैलेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? तो मैं चाहूंगा कि आप इसके जो पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा टिप्पणी आपकी हो। और भाजपा इतनी भयभीत इससे क्यों रहती है? इससे भयभीत होने का क्या कारण है? जो लाभ वंचित समूहों को होना है जो है वो बात तो समझ में आ रही, तो उससे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी तो बहुत करती है और जितनी बार चुनाव जीतते हैं उसके बाद में चाणक्य लोग ये कहते हैं कि भाई इनकी सोशल इंजीनियरिंग सफल हुई इसलिए चुनाव जीत गए। तो फिर डरते क्यों हैं इतना? शैलेंद्र कुमार जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही है शैलेंद्र कुमार जी, आपको फिर से जुड़ना पड़ेगा। आपकी आवाज यहाँ क्लियर नहीं आ रही है, वहां पर नेटवर्क या तो बहुत कमजोर है ना। एक बार आप फिर से जुड़ने की कोशिश करिए। हम फिर से चलते हैं डॉक्टर सूरज मंडल जी के पास में। जी बोले प्रोफेसर साहब, आप बोले। जी देखिए, जो मुद्दा आपने उठाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो सरकार है, मेरी समझ में ये पूर्णतः सही जनादेश प्राप्त सरकार नहीं। इसने ईवीएम के सहारे सत्ता में आने का एक बिल्कुल एक तरह से रिगिंग करके ये आए हैं, और इनको जो आम लोगों की जो उनकी जो मांगे हैं उसको मानने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जाति जनगणना की मांग इस देश के जो बहुसंख्यक अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है उनकी बहुत दिनों से क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो भी इनके बारे में फैसला करें वो एक जो नए डेटा इनके बारे में है उसके बाद ही करें, और उसको रोकने का ये भरसक प्रयास करते हैं। जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे उन्होंने विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम इसके पक्ष में नहीं है। बाद में जब उनको लगा कि इसका रिपरकशन हो सकता है तो उसमें दाएं बाएं किए, लेकिन आरएसएस का एजेंडा है कि वो इस देश के बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग को कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी भागीदारी के लिए तैयार नहीं है, और इसके लिए वो सत्ता का कोई भी दुरुपयोग करने के लिए। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि बिहार में जो इसके परिणाम आए उसको उन्होंने जरूर इस चुनाव में प्रयोग किया, लेकिन मैं बार बार कहता हूं और मैं ये अनुरोध किया था तेजस्वी जी से कि आप कितना कुछ कर लें, ईवीएम के आगे आप नहीं जीतिएगा। आपकी सभा बहुत बड़ी होगी, और जो प्रधानमंत्री की भी जो सभा है उससे भी बड़ी सभा आप कर लेंगे। और बिहार के बाद आंध्र प्रदेश ने ये कदम उठाया, उन्होंने जनगणना का एक सर्वे शुरू किया और आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और जो चंद्रबाबू नायडू वहां मुख्यमंत्री बने हैं उनके घोषणा पत्र में सीधे सीधे जाति जनगणना नहीं है, जबकि दूसरी सपोर्टिंग पार्टी जो है यानी कि जदयू, उनका सीधे सीधे उनके घोषणा पत्र, उनके सभी तरह के घोषणाओं में जाति जनगणना शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी जो शासन अभी कर रही है उन्होंने किया क्या है? उन्होंने झुनझुना पकड़ा दिया है। वही पुराने मंत्री वही है काबिज सत्ता में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी तरह से नीट के एग्जाम के पेपर्स लीक हो रहे हैं और सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। जी, झूठ और फरेब और इस जनतंत्र को समाप्त करने के लिए ये जो सरकार जो भी कर सकती है वो कर रही है। जाति जनगणना वो नहीं कराएगी, किसी की हैसियत नहीं है। और मैं ये हैसियत सिर्फ जो सपोर्टिंग पार्टीज है उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं विपक्ष के बारे में, और ये पूरे जिम्मेदारी के साथ इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं कई बार इस विषय पर राहुल गांधी जी से भी बात की है। मैंने कहा है उनको, आपने अभी कहा कि इंडिया गठबंधन इसको उठाएगी। इंडिया गठबंधन क्या उठाएगी? इंडिया गठबंधन देख रही है कि नीट में इतना बड़ा बेईमानी हो रहा है, क्या उठाया? ईवीएम का इतना बड़ा बेईमानी नजर आ रहा है। एलन मस्क जो है वो दे रहे हैं वक्तव्य, और इनको समय नहीं है उस पर कोई कुछ करने का। इस देश में विपक्ष जो है एक तरह से नपुंसक हो चुकी है, और ये जिम्मेदारी लोगों की है। और जाति जनगणना करवाने के लिए जो भी संघर्ष होगा हम करेंगे, चूंकि हम अनेक मुद्दों पर करते आए। जाति जनगणना का मुद्दा जो है हमारे लिए बहुत अहम है, और इसके लिए हम शुरू से प्रयासरत हैं। जिस तरह से सुनीलम जी को पता होगा कि जब रोस्टर आंदोलन हुआ था और उसके पहले भी 2 अप्रैल में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एससी एक्ट को निरस्त करने का प्रयास किया गया था, तो हम पूरे जिम्मेदारी के साथ जो विश्वविद्यालय में हमारे सहयोगी और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग मिलजुल कर एक प्रयास किए थे, वो प्रयास पुनः शुरू होगा। मैं बधाई देता हूं चंपा सोरेन जी के सरकार को, जिन्होंने जाति जनगणना कराने या जाति सर्वे कराने की
बात कही है, लेकिन मैं फिर पूछता हूं कि 2021 में जनगणना होना था, वो शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा या सोचा कि 2024 में जब वो पुनः सत्ता में आएंगे तो बिल्कुल मना कर देंगे कि नहीं होगा। तो अब देखते हैं वो कैसे मना करते हैं, और वो मना करने के मूड में है। वो जो भी अभी कर रहे हैं उसमें एक भी चीज में ना उनको विपक्ष उन पर दबाव दे सकी है, और न ये दोनों जो पार्टियां हैं, चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो उन पर एक नया पैसा का कोई दबाव नहीं रख रहे हैं। उनके पास पैसा है, जो तमाम हम लोग देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार जब कॉर्पोरेट फंडिंग का जब खुलासा हुआ तो किस तरह से वो बटोर कर और किस तरह से अनैतिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से पैसा बटोर कर रखे हुए हैं। सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। हसदेव का जंगल कट रहा है। दिल्ली के लोग त्राहिमाम है कि 45 डिग्री पहुंच गया कि 50 डिग्री पहुंच गया। किसी भी विपक्षी पार्टी को जन आंदोलन करने की हैसियत और हिम्मत नहीं। इसलिए मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से और खासतौर से आपसे सुनीलम जी आग्रह करता हूं कि इस पर आप पुनः एक सिर्फ ये चर्चा से काम नहीं चलेगा, आगे के आंदोलन का एक रोड मैप तैयार करना होगा। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके आक्रोश को, आपकी भावना को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं फैक्ट्स के आधार पर ये कह सकता हूं कि अगर विपक्ष में ताकत नहीं होती तो जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 240 पे नहीं पहुंच पाते। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये जन आंदोलन का मुद्दा है और जन आंदोलन के माध्यम से ही एक बड़ा व्यापक एकजुटता भी बनानी पड़ेगी और जागरूकता भी पैदा करनी पड़ेगी। और आपकी जो अपेक्षा है वही अपेक्षा हमारी भी है कि विपक्ष की जितनी भी सरकारें हैं कम से कम उनको तो तत्काल ही जो है वो जैसा पहले जब आरजेडी के साथ में गठबंधन में थी तब उस समय बिहार में हुआ था, अभी जो है झारखंड में हुआ, तो उसे फॉलो करना चाहिए सभी सरकारों को। इसके पहले कि जो है भारतीय जनता पार्टी वो सरकारों को सब गिराने की जुगत में लगी हुई है। आपको मालूम है हिमाचल से लेकर के झारखंड तक और जो भी जहां कहीं पर भी सरकारें हैं, कर्नाटक के अंदर भी खबर आती रहती है, तेलंगाना में भी खबर आती रहती है कि थैला लेके लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम किस्म की, वो सब तो होता रहेगा, लेकिन इसलिए जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहिए। मैं निशाद जी के पास में चलता हूँ। मैं सर एक पॉइंट रखना चाहता हूँ सर, एक पॉइंट रखना चाहता हूँ सर। आपने कहा फैक्ट के आधार पर अगर बैलेट से चुनाव होता तो ये 40 पार नहीं कर सकते थे। और जो आप कह रहे हैं 7वें चरण में बिहार में 8 जगह चुनाव हुआ और वो बहुत क्लोज था काउंटिंग के। 1 जून को 7वां चरण था और 4 जून को काउंटिंग थी। 8 जगह में से 6 जगह ये जो विपक्ष के लोग हैं यानी कि राजद को 3 सीट, 2 सीट लेफ्ट पार्टीज को, 1 सीट कांग्रेस को मिली। बाकी जगह क्या स्थिति रहा आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल पूर्णतः ये जो चुनाव परिणाम थे, और खुद उत्तर प्रदेश में कम से कम अभी भी 5 जगह ऐसे हैं जहां परिणामों का उलटफेर हुआ है स्थानीय प्रशासन के जोर पर। और जो आप और मेरा अनुरोध इसलिए हो रहा है कि ये 230 जी जो लाया गया है वो बेईमानी से आया है, इस बात को विपक्ष कहने में डर रही है। जी सर आगे। नहीं, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं। मैं तो जब चुनाव की काउंटिंग चल रही थी तब भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब राहुल गांधी और जो है खड़गे जी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि ये एक तरीके से चुराया हुआ मैंडेट है, जो है जो वोटर्स विल है ना, उसका अपहरण किया गया है, उसको डेंट किया गया है। खैर पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपनी एक जो है समझ होती है, आपकी अपनी समझ है। हम लोग उस समझ को जो है साझा करते हैं आपके साथ में। तो मैं निशाद जी के पास चलूंगा और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो मैंने सवाल किया था जो है प्रोफेसर सूरज मंडल जी से, कि भाई भाजपा इतनी डरती क्या है, क्यों है, क्या हो जाएगा ऐसा, जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो उससे क्या होने वाला है। ठीक है आ जाएगा कि भाई कौन समूह कितना है, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मतलब ज्यादा से ये होगा कि भाई लोग अपनी हिस्सेदारी चाहेंगे, तो वो तो वैसे भी हिस्सेदारी चाह ही रहे हैं और चाहना ही चाहिए। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें क्या दिक्कत है। जी निशा सर।
अनम्यूट कर लीजिए आप, अनम्यूट कर लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रही है। आपका स्पीकर ऑन कर लीजिए। मुझे लगता है निशात साहब का कुछ कनेक्शन वाली गड़बड़ है। हम आगे बढ़ें। इसके पहले मैं चाहूंगा तिवारी जी आप अपनी टिप्पणी भी करिए। आप म्यूट है निशात जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हम लोग कह रहे हैं लेकिन शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। नेटवर्क कमजोर होगा तो ये सब दिक्कतें इस तरीके से आती हैं। तो खैर आप इसको जो है तिवारी जी आप कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है कि नेट इस समय जो है केवल राकेश रंजन जी का बढ़िया काम कर रहा है, तो इनके साथ ही हम लोग तमाम सारे सवाल जवाब हम लोग करेंगे। तो तिवारी जी आवाज जा रही है सर? आप ये बताएं। बोलिए। हाँ आ रही है निशात जी, बोलिए। सर जी बोलिए। हाँ आपकी आवाज जो है डिजिटल इंडिया बंद कर दे इसके पहले बोल दीजिए आप पूरा। जी देखिए सर, जहां आज का टॉपिक है जातिगत जनगणना का, और जातिगत जनगणना जो है यह संवैधानिक मुद्दा है। संविधान के अनुच्छेद 246 में साफ तौर पर उल्लिखित है कि हर 10वें बरस में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में शुरुआती दौर में कराया और अंतिम जातिगत जनगणना जो है कास्ट सेंसस 1931 में हुआ। और दुर्भाग्य की बात है कि देश की आजादी के बाद एससी एसटी के आंकड़े तो उपलब्ध कराती रही सरकारें, लेकिन ओबीसी के आंकड़ों को छिपाने का प्रयास किया गया। मैं 2010 का एक घटनाक्रम है, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस के तीसरे नंबर के मंत्रिमंडलीय समूह के मंत्री थे और वह ओबीसी से बिलोंग करते थे। और उन्होंने कहा, मिस्टर निषाद, मेरा आग्रह आप लोगों से है कि कास्ट सेंसस की मांग आप लोग उठाओ। हमने उस समय उनके सामने कहा था कि माननीय मंत्री जी, आप तीसरे नंबर के मंत्री हैं, आप मंत्रिमंडलीय समूह के सामने जो है कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए। तो उन्होंने जो है कि कहा था, वह बात मुझे याद है कि निषाद जी, बीजेपी में और कांग्रेस में ओबीसी और एससी के लोग राजनीति करते हैं तो दिल पर पत्थर रख करके करते हैं, और सोशल प्लेटफॉर्म से इस बात को आप लोग आगे कर सकते हैं। अभी 10 मई को राहुल गांधी जी हमारे लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गलतियां किया है कि ओबीसी के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया है। मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं। 2010 में जब लोकसभा की बैठकें चल रही थी, लालू प्रसाद यादव जी हो चाहे शरद यादव जी हो, नेताजी और गोपीनाथ मुंडे जी हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से कोई कास्ट सेंसस की बात करने वाला नेता था गोपीनाथ मुंडे थे। और हम लोगों को कभी कभी आशंका होती है डॉक्टर साहब कि कहीं गोपीनाथ मुंडे की मौत कैसे हुई, वह जांच का विषय बनता था, क्योंकि वह बेशक जो है कि हमारी विरोधी पार्टी में थे, सामाजिक न्याय की विरोधी पार्टी, मंडल विरोधी पार्टी में थे, लेकिन उनके अंदर सामाजिक न्याय का जो पुट था वह कूट कूट करके भरा था। आज अभी परसों की खबर है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, हमारा राजकीय पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है सारस है, उसकी गणना कराने का अभियान चलाने वाली है। कछुआ, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, शेर, भालू, बंदर की गणना कराई जा सकती है। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी जो है सामाजिक न्याय के आधार वाले नेताओं की बातों के दबाव में आकर के 2011 का जो सेंसस हुआ था उसका नाम ही था सोशियो इको कास्ट सेंसस। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और अपने को तथाकथित ओबीसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 30 अगस्त 2016 को आंकड़े जब प्रस्तुत किए गए तो एससी एसटी के जातिगत आंकड़ों की घोषणा कर दी गई। भाषाई आधार पर कितने कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, असमिया है, बंगला है, उड़िया बोलने वाले हैं, सभी की जो है भाषाई आधार पर आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए। यहां तक कि धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर के साथ साथ ट्रांसजेंडर की कर दी गई। ओबीसी की जातिगत जनगणना आखिर ऐसा क्यों? जब सोशल प्लेटफॉर्म हमारे सूरज मंडल जी हैं,
चाहे रतन लाल जी हैं, इन्हीं लोगों के पीछे पीछे चल करके हम लोगों ने भी इस मुद्दे को जब हाईलाइट किया तो 6 जून 2018 को लोकसभा चुनाव 2019 में जो आसन्न था, देखते हुए डैमेज कंट्रोल के लिए कि ओबीसी के सहयोग से ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, कहीं ओबीसी नाराज न हो जाए, तो राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने सेंसस कमिश्नर की उपस्थिति में आरजीआई के जो जनगणना विभाग के अधिकारी थे उनकी मीटिंग करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2021 में हम काल से सेंसस कराएंगे और त्वरित कार्रवाई कराते हुए 2024 तक जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को उजागर कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना का आ गया एक बहाना, और नित्यानंद राय हमारे ओबीसी के हैं, यादव बिरादरी के हैं, लेकिन इन लोगों को मुझे शिखंडी और मोहरा कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं मुकदमा से डरता नहीं हूं। मैं महाभारत देखा, उसमें भीष्म पितामह को मारने के लिए वहां पर शिखंडी को आगे किया गया था, तो ओबीसी को डैमेज करने के लिए। और जहां कहीं ओबीसी की नाराजगी होती है तो ओबीसी के लोगों को कहीं मोहन यादव को आगे कर दिया जाता है, कहीं रामकृपाल यादव, कहीं हुकुम सिंह यादव, कहीं लक्ष्मी नारायण यादव, कहीं धर्मेंद्र प्रधान को आगे कर दिया जाता है। नित्यानंद राय जी ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ओबीसी की जातिगत जनगणना हम टेक्निकल आधार पर नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते भैया? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी की करा सकते हो, एससी एसटी की करा सकते हो, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ जानवरों की करा सकते हो, तो ओबीसी की जनगणना कराने में क्या हर्ज है? और जातिगत जनगणना संवैधानिक मुद्दा है, जातिगत जनगणना होना चाहिए। हमें परिवार में 7 सदस्य, खाना बनाना होता है, कितनी रोटी बनेगी, कितना दाल, कितना चावल बनेगा, कितना क्या बनेगा, उसी के हिसाब से जो है घर में खाना बनता है। तो जब तक जनसंख्या की आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो चाहे आरक्षण का वितरण करना हो, कोटा का निर्धारण करना हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन करना हो, आखिर कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है। हम लोग किसी जाति के विरोधी नहीं है, बाद के जरूर विरोधी हैं। निशाद जी, आपका अनुरोध ये है कि ये प्रोफेसर संदीप यादव जी जुड़े हैं, वो शायद कहीं गाड़ी वगैरह में है, एक बार उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। आपका मुझे लगता है कनेक्शन एकदम फिट है, तो आप अपनी बात फिर बाद में कंटिन्यू करिएगा। बस बीच में थोड़ा सा जो है संदीप यादव जी की हम टिप्पणी सुन लें। और मेरा सवाल उनसे भी यही रहेगा कि डरती क्यों है भाजपा सरकार जो है सेंसस कराने से, ये सवाल है। और फिर जब इलेक्शन आता है तो यहाँ पर मतलब अभी तो बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल जो है निशाद साहब ने कर दिया, लेकिन हमने तमाम सारी जगहों पर देखा है कि सोशल जस्टिस की लाइन के ऊपर चुनाव नहीं होते। यहाँ पर सूरज मंडल जी ने तो कह दिया कि रिग्ड चुनाव है, एक तरीके से मतलब चुनाव को बहुत अलग तरीके से प्रभावित करने का काम किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ओबीसी ने अगर वोट नहीं देगा, ओबीसी कहीं पर भी, तो कोई सीट नहीं जीती जा सकती। हमारे यहाँ जैसा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कोई सीट को भी जीतना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर जो कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं निशाद साहब, ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, तो उनके ऊपर टिप्पणी करने से नहीं चलेगा। तो क्या ये जागरूकता की कमी के कारण से है कि बात जो है हो तो रही है सोशल जस्टिस की, और तमाम सारे संगठन बने हैं, लेकिन लोगों को जागरूक करने में कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है? जी डॉक्टर संदीप यादव जी। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। एकदम सही बात है कि ये पूरा जागरूकता का है। ओबीसी के लोगों को, कितने लोगों को मालूम है कि जनगणना से और उनकी जाति की जनगणना से उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ है? बहुत कम लोगों को मालूम है। कारण ये भी है कि जो ओबीसी की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनका भी दोष है, और जो सत्ता में आई उन्होंने कितना काम किया है उनको भी असेस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात रही झारखंड की बात, तो मैं बता दूं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसे आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है। लेकिन मैं 4 साल केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में फैकल्टी था परमानेंट, और मैं पूरे झारखंड को घुमा हुआ हूँ। और मैं आपको बताऊं कि जो आदिवासी आबादी है, शहरों में केवल 17 से 18% रहती है आदिवासी आबादी, और 4 झारखंड के ऐसे शहर हैं, बोकारो, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। जमशेदपुर तो गजब का कॉस्मोपॉलिटन है। इन चारों शहरों में आदिवासियों की उपस्थिति 17% है। वो आदिवासी जो बहुल हैं उस राज्य के, जो उनका राज्य है, वो अब गांव में 80% रहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि उन गांव में क्या होता है, लोटा होती है, छोटी झोपड़ी होती है, 1-2 बकरी होगी, खेत है तो पानी नहीं है,
और एक बहुत कम लोग संपन्न है। पहली बात तो ये आदिवासियों की बात हुई। दलितों की भी स्थिति वैसी ही है, जो ओबीसी है झारखंड का उसकी भी यही स्थिति है। ये जो अभी कास्ट सेंसस इतना बड़ा नैरेटिव बना हुआ है, इसके अगर हम पीछे जाएं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही थी। हमको किसी पार्टी की स्तुति गान नहीं करना है। अब आप देखिए अगर कुछ पार्टियां अगर इसको अपना मुख्य एजेंडा बना चुकी हैं, जो नेशनल लेवल की हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अपना जो किया धरा है उसको असेस करने की जरूरत है, उनको मूवमेंट चलाने की जरूरत है। इन पार्टियों में कितनी ईमानदारी से मुद्दा उठ रहा है इसको भी देखने की जरूरत है। कारण ये है कि ये केवल बस भारत के एक तबके के न्याय से नहीं जुड़ा है, ये पूरे भारत के इवॉल्वमेंट से जुड़ा हुआ है। भारत तब तक विश्वगुरु नहीं बनेगा तब जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, और जाति पर जब तक बात नहीं होगी तब तक जाति के खात्मे की शुरुआत नहीं होगी। जाति से जमात भारत तभी डेवलप हो सकता है जब तक आप जाति पर ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे। जब संपन्नता आएगी तो जाति का जो नेटवर्किंग है वो टूटेगा धीरे धीरे, और भारत एक वास्तव में विश्व गुरु के बनने के रास्ते पर कदम रखेगा। अभी तो आपने अब पालने से कदम भी नहीं बढ़ाया है दूसरी तरफ, ये हालत है। तो इस हालत में मुझे लगता है कि पूरे ईमानदारी से इस मुद्दे को कितने सामाजिक संगठनों ने उठाया है, कितने राजनीतिक दलों ने उठाया है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। और एकदम सही, मैं आपसे सहमत हूं सुनीलम सर कि ये जागरूकता का मसला ज्यादा है, और जागरूकता इस पे इस तरह के कार्यक्रमों से और तमाम तरह के प्रोग्राम से, तमाम तरह के मुद्दों से, केवल ये ओबीसी के न्याय से नहीं जुड़ा है, इवन सवर्ण जातियों के साथ भी न्याय इसी से सुनिश्चित होगा। क्योंकि जो सामाजिक तनाव है वो जातिगत जनगणना से दूर होगा, क्योंकि हर जाति यहाँ पे कहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा हैं। अरे भाई, कोई सच के पास जाना फटकना भी नहीं चाहता। जैसे बिहार का एग्जाम्पल लीजिए, बिहार में हर जाति अपने को 10% बताती थी, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ जातियां अगर 10 से ऊपर हैं तो कोई बहुत बड़ा काम है, संयोग है ये। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जितनी जिसकी संख्या है उसका जानना बहुत जरूरी है, उसी के हिसाब से पॉलिसीज बन सकती हैं। ओबीसी के भलाई के लिए सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, सारा पैसा वापस लौट जाता है। विश्वविद्यालयों में लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसा आता है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कोई योजनाएं ठीक से नहीं बन पाती हैं। अजीब देश है भारत, 21वीं शताब्दी में। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जापान जैसे देश ने भारत की शिक्षा नीति से बहुत सारी चीजें ली, और जापान ने सबसे पहला काम क्या किया कि उसने अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी सबके लिए मैंडेटरी कर दी। और जापान से पहले भारत जो है 80% जो कपड़े का निर्यात करता था वो चाइना को करता था। इवन जापान भी कपड़ा भारत से लिया करता था, 1890 की बात है। लेकिन हुआ क्या कि उसने अपने स्किल्ड लेबरर्स कर लिए। एलिमेंट्री स्कूल की वजह से जापान में सारे लेबरर्स स्किल्ड हो गए। और जो भारत की कॉटन इंडस्ट्री थी, आपने देखा होगा कि बंबई और भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर की मिलें, सूरत की मिलें सब बंद हो गई। कारण ये हुआ कि सारे जो कपड़े हैं वो जापान चाइना को सप्लाई करने लगा, एक पावर के रूप में उभर गया। और भारत के जो लेबरर्स थे वो ग्लोबल मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाए, वो उतने स्किल्ड नहीं हो पाए। वहां जो जनरल मैंने एक आम जो वर्कर होता है वो 14 साल का एजुकेशन लेता है। भारत में इस तरह की लेबरर्स की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। भारत पिछड़ता चला गया, हमारे सारे हैंडलूम, सारे कपड़ा की मिलें बंद हो गई, अब भारत खुद कच्चा माल लेता है। तो आप देखिए कि सारी चीजें हमारी इसी अज्ञानता से जुड़ी हुई हैं। हमारी एजुकेशन पॉलिसी से लेके जापान ने जब वहां की पूरी आबादी साक्षर हो गई तो पहला विश्वविद्यालय खोला। ये फैक्ट है, और ये मैं किताब का रेफरेंस देता हूँ। अशोक मोदी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, IFS ऑफिसर हैं, उनकी किताब है ब्रोकन इंडिया, उसका ये रेफरेंस है। वहां से मैंने ये पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने पूरी चर्चा को एक नया आयाम दिया। मैं चाहूंगा कि तिवारी जी जो है अपनी टिप्पणी के साथ आगे इसको बढ़ाएं, क्योंकि मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना होगा और चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। अभी हम लोग, मुझे लगता है कि दूसरे राउंड के अंदर फिर सभी की एक एक टिप्पणी हम ले पाएंगे। जी तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो सच है कि जनगणना तो हमेशा होती रहनी चाहिए, और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसका भी हम पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। हम कहीं न कहीं से अपने साथियों का, अपने लोगों के अधिकारों का हम हनन करना चाहते हैं, हम उनको दबाना चाहते हैं। तो हम एक बार फिर हम चलते हैं सूरज मंडल जी के पास। सूरज मंडल जी, आखिर क्यों बार बार ये जाति जनगणना से और इससे हमारी सरकारें कतराती हैं? आखिर उसको इसमें नुकसान क्या है? वो अभी तो प्रतिनिधित्व करती हैं ये
कि जिनको भी अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जिनको भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है अपने नौकरियों में, आर्थिक विकास में, तो उसमें उनको क्यों दिक्कत होती, क्यों कतरा रही है? सूरज मंडल जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। वो फिर म्यूट हो गए जी। हाँ, जो आवाज आ रही है ना? जी जी जी। हाँ, जो कतरा रही है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार, इसमें दो राय नहीं। और क्यों कतरा रही है, देखिए इसमें स्पष्ट ये है कि सिर्फ ये नहीं पता चलेगा जब जातिगत जनगणना होगी कि कौन लोग जो हैं वो इस विकास से अलग थलग पड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जिनको देश के जो संसाधन है उनमें स्थान नहीं मिल रहा है, बल्कि ये भी पता चलेगा कि देश के कौन वो समाज है, कौन वो लोग हैं जो 99% संसाधन पर और 99% जो सत्ता है उस पर वो काबिज है। इस पर तब जो है ये मांग और प्रखर रूप से उठेगी कि इस सत्ता और संसाधन का एक बंटवारा एक डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, सोशलिस्ट तरीके से होना चाहिए, इसका डर उनको सताए रहता है, इसलिए वो नहीं चाहते। दूसरी बात है कि आरएसएस के एजेंडा में ओबीसी, दलित, पिछड़ और जो आदिवासी है उनको और अल्पसंख्यक को तो वो टारगेट करते ही रहते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही धीरे धीरे जो उनकी सरकार थी आरएसएस की, तो सबसे पहले जो सांख्यिकी विभाग जो था, जहां पर गणना होती थी कि कितने बेरोजगार देश में, उसको बंद कर दिया। जैसे ही ये फिगर आया कि 45 वर्षों में इस देश में सबसे अधिक बेरोजगारी हो रही है और बढ़ते जा रही है, तो उस विभाग को बंद कर दिया। उसके बाद जो गणना होती थी कि देश के कितने जो लोग एक खाने पीने से महरूम है, जिनको हंगर इंडेक्स कहा जाता है इंटरनेशनली, उसको बंद कर दिया। अब ये फिगर्स हमें कहां से मिलते हैं? विदेशी जो सर्वे है उनके आंकड़े आते हैं। अगर आप उन पर टिप्पणी कीजिए तो तुरंत सरकार बोलती है ये तो देशद्रोही है, ये विदेशी फिगर से लेके आ रहे हैं। लेकिन जो इस देश से काला धन बाहर जा रहा है, चाइना को एक मेन प्लेयर बनाकर किस तरह से मोदी सरकार चाइना के माध्यम से पूरे देश के संसाधन को लूट रही है, वो लोग को नहीं पता चले, और उसके लिए ये तमाम प्रयास हो रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए आज योगा दिवस उन्होंने बनाया, योगा दिवस को वो हिंदुत्व को प्रचार प्रसार करने के लिए ये बनाने का प्रयास करते हैं, उसका योगा से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद आज दिल्ली विश्वविद्यालय में केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक प्रोग्राम था और छात्रों का विरोध हुआ, और उस विरोध के कारण वो प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। वो प्रोग्राम बजाबता सर्कुलेटेड है रिटन फॉर्म में, और जब पत्रकार फोन करके रजिस्ट्रार से पूछते हैं कि ये प्रोग्राम रद्द क्यों हुआ, उन्होंने कहा जी नहीं, कोई प्रोग्राम ही नहीं था। तो उन्होंने दिखाया वो कागज जो सर्कुलेट हुआ था, तो उन्होंने कहा जी ये फेक है। तो ये देखिए इस देश में नीट का जो पेपर लीक हुआ है, ये हमारे देश के बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय है ये आप नहीं समझ सकते। उसका एकदम खुलेआम बिहार से आ रहा है प्रूफ, लोग अरेस्ट हुए हैं, बयान आ रही है, जो क्वेश्चन दिए गए वही क्वेश्चन आए थे। और इसके जिम्मेदार कौन है? तो एनटीए के अध्यक्ष एनटीए की जांच कर रहे हैं, यानी कि जो खुद दोषी है वो जांच कर रहा है कि कौन इसमें दोषी है। और इसके किंगपिन मैं कहता हूं जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, वो है क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी को वो पूरा नहीं कर रहे। तो जाति जनगणना का जो एक छोटा सा मैं 1 मिनट और टाइम लूंगा कि देखिए 2010 में संसद का सर्वमान्य रेजोल्यूशन था कि इसको जाति जनगणना की जाए, लेकिन पी चिदम्बरम साहब और प्रणब मुखर्जी साहब ने उसको गोलमोल कर दिया, और उन्होंने इसको जो रूरल अफेयर्स मिनिस्ट्री और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री को देकर एक सर्वे के माध्यम से कराया, जिसकी जानकारी और जिन आंकड़ों को अभी भी जारी नहीं किया गया, उसमें से सिर्फ कुछ आंकड़ों को लेकर
भारतीय जनता पार्टी समय समय पर वो जारी करती है। दूसरी बात यह है कि उन आंकड़ों के बाद अब 2021 में जो होना चाहिए उस जनगणना को ये लगातार पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो नहीं पोस्टपोन हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में, और मैं एक आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि राहुल गांधी जी से मेरी बात हो रही थी, हम लोगों की, 2-4 लोग थे हम लोग, और वो बोले, वो उस समय प्रतापगढ़ में बड़ी भाषण दिए थे कि देश के 73% लोग सोए हुए। तो और अभी भी लोग कहे, अभी सुनीलम साहब ने कहा कि जानकारी का अभाव, तो जानकारी का अभाव है ये हम कैसे मान लें? क्या आपने कोई टेस्ट किया? क्या आपने कोई आंदोलन का कॉल दिया? अगर आंदोलन का कॉल था और हमारे निषाद भाई हैं लोटन राम जी उत्तर प्रदेश से नहीं खड़े हो, हमारे धर्मेंद्र कुशवाहा जी अभी मध्य प्रदेश से थे, वो नहीं खड़े हो, बिहार में हमारे साथी हैं वो नहीं है, तो हम मान लेंगे कि चलिए सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में ये चर्चा का विषय है और लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आपको पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि देश के तमाम और अधिक से अधिक संख्या में ओबीसी, दलित, पिछड़े, आदिवासी जितने लोग हैं उनको ये जानकारी है, लेकिन राजनीतिक दल जो है वो उन्होंने न कोई कॉल दिया है, न कोई किसी प्रकार का उनका प्रोग्राम है। अगर वो आज राहुल गांधी कहे कि मैं यहाँ से वहां एक मार्च कर रहा हूं, जो लोग जाति जनगणना में मेरे साथ है अपने अपने इलाके में 1 किलोमीटर का मार्च करें और दिन रख दे 9 अगस्त, तो मैं समझता हूं कि आप देख लेंगे कि पूरे देश में कितना बड़ा हलचल होगा। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे शैलेंद्र कुमार जी के पास। अगर आपका नेटवर्क ठीक हो तो आप अपनी बात को आप पूरी करें। शैलेंद्र कुमार जी। शैलेंद्र कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए जी। जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि का जो जाति जनगणना की जो घोषणा की है चंपई सोरेन सरकार ने, पहले तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि जातिगत जनगणना का प्रश्न जैसे सरकारी प्रश्न है और इसके कोर में अगर आप जाइएगा तो सुनीलम जी हमसे पूछ रहे थे जिस समय मेरी आवाज जी, आपका नेटवर्क बार बार कट रहा है। अब हम फिर चलेंगे राकेश रंजन जी के पास। बीजेपी का जन्म ही इसी आधार। जी जी बोलिए। नहीं, हेलो बोलिए, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आ रही है? हेलो, आप बोलिए, आवाज आ रही है? तो मैं कह रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, तो बंच ऑफ थॉट्स में इसका स्रोत खोज लीजिए। इसका स्रोत जो है वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, जो उन्होंने किताब लिखा है उसमें खोज लीजिए। तो ये लड़ाई जो है पूरा एक सांस्कृतिक लड़ाई है और इस सांस्कृतिक लड़ाई में हम और पॉलिटिकल लड़ाई में बड़े पैमाने पे आइडियोलॉजिकल वर्कआउट की जरूरत है। एक तो हम ये कहना चाहते हैं, और बीजेपी जिस पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती है वो अपने सार तत्व में ब्राह्मणवादी, एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, एंटी ओबीसी है और इसीलिए वो जातीय गणित का हिसाब इंजीनियरिंग के हिसाब से और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के हिसाब से तो जरूर जोड़ते हैं, आत्मा से स्वीकरण उनके पास मौजूद नहीं है। कांग्रेस ने धीरे धीरे एक शिफ्ट राहुल गांधी के नेतृत्व में, वैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से स्वतंत्रता, समता और न्याय के जो मूल्यबोध पैदा हुए तो उसको प्रेजेंट करने आधार पे आरक्षण की बात की और आरक्षण को उन्होंने कहा कि ये खैरात नहीं स्कीम है। और फिर भी नरेंद्र मोदी की चालाकी देखिए, उस चालाकी बहुत कम लोग जाते हैं। वो चालाकी है कि बिहार के जातिगत जनगणना में पता चला कि यहाँ जो है सवर्ण आबादी 15% के आसपास है। ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% उनको रिजर्वेशन दे दिया। ये 10% रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि 15% आबादी को अगर 10% रिजर्वेशन है तो ये से ज्यादा का रिजर्वेशन है। और फिर भी इस देश में तोहमत लगाया जाता है कि बैकवर्ड लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ये प्रतिभा का जो है हनन हो रहा है और तमाम तरह की चीजें हैं। ये ईडब्ल्यूएस जो है उस पर आप देखेगा कि वो नलिफाइड कर चुके हैं। चूंकि जो भी आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण के एक्सटेंशन की बात तो जाने दीजिए, जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को भी ये नलिफाइड कर चुके हैं। तो ये प्रश्न जो है जाति का प्रश्न नहीं है,
मैं बार बार ये कहता हूं, ये जाति का प्रश्न नहीं है, ये एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी का प्रश्न है। हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन के गर्भ से जो मूल्य पैदा हुए हैं, उन मूल्यों को अगर आप अपने अंदर में समाहित करना चाहते हैं तो असल में ये हिंदुस्तान के अंदर जनतांत्रिक विस्तारीकरण की एक प्रक्रिया जो अधूरी है, और भारत को एकीकृत करने में जो सोशल बैरियर हैं, जिन बैरियर की वजह से एक मुल्क में आप कभी भी मजबूत नहीं हो पाइएगा। हिंदुत्व का अम्ब्रेला समय समय पे भावना का तो जरूर पैदा कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की पूरी जनता के अंदर वो जैसे एक रिश्ता नहीं पैदा कर सकता है। तो ये जो आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी है, उनका जो वैचारिक वर्चस्व है, उसको प्रेमचंद जैसे कफन में दर्शाते हैं, जिस वैचारिक गेहूं में बड़ी अच्छे तरीके से कहते हैं, पंडित जी का लकड़ी फाड़ते फाड़ते जैसे उन्हीं है। इस नियति को अपने द्वारा ओढ़ लेने का जो प्रश्न है, इस के लिए आपको नानक, रविदास, कबीर जैसी चेतना की भी पड़ेगी, जो अध्यात्म के अंदर ही सही, लेकिन वो हिंदुस्तान के अंदर जो दलित थे, शूद्र थे, जो शोषित थे, जो उत्पीड़ित थे, उनके लिए उसने स्पेस बनाया। मुकम्मल पॉलिटिकल काम है, और इस पॉलिटिकल काम को इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के हिसाब से तो जरूर डील करने की कोशिश की, लेकिन इसको एक सामाजिक, सांस्कृतिक, सकारात्मक आंदोलन के रूप में कभी भी उस तरीके से एजेंडे पे नहीं लिया गया। ये मियर इमोशनल क्वेश्चन नहीं है, और इसीलिए आप बार बार देखते होंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंदर हो और ये बद्री नारायण जी जैसे लोग जो दलित चिंतन के पुरोधा बनते थे, उनके यहाँ पंत इंस्टीट्यूट में जो ये रिक्रूटमेंट का सवाल हो, हर जगह जैसे डीच करने की कोशिश की जाती है। तो एक्सटेंशन की बात तो जाने दीजिए, 65% तो रिजेक्ट कर ही दिया है कोर्ट ने। तो पटना के अंदर जो हुआ जातीय जनगणना, वहां तो इसको आप बढ़ा के ऊपर ले जाने की बात तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए। जो आपको उपलब्ध है, जो आपको हासिल है, उसके हिसाब से भी आपको रिप्रेजेंटेशनल जैसे वो पूरा दर्शन नहीं होगा। राहुल गांधी जब कहते हैं कि 90 सेक्रेटरीज में जैसे कितने जैसे आदिवासी हैं, कितने बैकवर्ड हैं, तो वो बहुत जेन्युइन और वाजिब सवाल उठाते हैं। और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सवाल उठाना अपनी जगह पे है, लेकिन इससे आगे बढ़ के जैसे इसके लिए आंदोलन करना, और कोर्ट भी हिंदुस्तान की जो है तभी जैसे इसको स्वीकार कर पाएगी जब हिंदुस्तान की जनता प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पे निकले और वो बताए कि ये क्वेश्चन जो है सो सिर्फ ये नाइंसाफी का क्वेश्चन तो है ही, ये साथ ही साथ बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आप डोल सहायता दे रहे हैं कि गरीबों, ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक क्वेश्चन, ये सोशल डिस्पैरिटी का क्वेश्चन था। इकोनॉमिक क्वेश्चन उसमें एडिशनल ऐड था। एडिशनल ऐड का मतलब वो आर्थिक तौर से तो पिछड़ा हुआ था ही, लेकिन ये आर्थिक पिछड़ापन से भी बड़ा, और जब ये सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर लिया गया तो आपको जैसे अलग से जैसे ईडब्ल्यूएस का इंतजाम करने का क्या जरूरत था, और अगर ईडब्ल्यूएस आपने बनाया था तो उसमें सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए था। तो ये जो सारे सवाल हैं, इन सवालों को ये हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेल होना पड़ा। और अभी जो चुनावी जीत मिली है, पीछे लोग कहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंची नहीं, मुझको लगता है कि लोगों तक पहुंच गई है। उस पहुंच जाने की वजह से उसका इलेक्ट्रल ट्रांसलेशन जो है सो हुआ है यूपी के अंदर और दूसरे जगहों के अंदर, इसीलिए नहीं पहुंचने का सवाल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बैकवर्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आइडियोलॉजिकल फुटिंग पे इस पूरे आंदोलन की धारा के विरुद्ध हैं, और वो जानते हैं, लेकिन उनको फ्रंटल चेहरे के रूप में कभी गोपीनाथ मुंडे या कोई ऐसा ही आदमी रखना पड़ता है जो बीच बीच में बात करे तो जरूर, लेकिन कंप्रोमाइजिंग टोन में बात करे, क्योंकि एक ही दुकान में वो मॉल है। वहां आरक्षण चाहिए तो जैसे चले जाइए जैसे गोपीनाथ मुंडे के पास, नहीं चाहिए तो चले जाइए जैसे बाला साहब देवरस के चेलों के पास, नहीं चाहिए तो कहीं और चले जाइए। एक ही दुकान में पकवान आपको मिल रहा है, और उस पकवान को बेच के उसी में से जैसे कोई कम और कोई बेसी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वहां देख के फंसना नहीं है कि पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली अपने कोर इश्यू में जैसे शूद्र दलित विरोधी तत्व में ब्राह्मणवादी पार्टी है, और इसी ब्राह्मणवाद, दलित विरोधी, शूद्र चेतना के खिलाफ जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे से हरिके हुई कहने वाली
गांधी की हत्या की गई। गांधी की हत्या से लेके आरएसएस के जन्म तक जो पूरी कथा लिखी, उस कथा में जैसे उस